नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न महोत्सव का आयोजन कर गरीब और जरूरतमंद पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि अन्न महोत्सव के तहत हम लोग आज ग्रामीणों को घर घर से बुलाकर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से राशन वितरण कर रहे हैं, जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गरीबों के घर में चूल्हा जल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के सभागार में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पात्र राशन कार्ड धारकों को राशन किट का वितरण किया। मीडिया से बात करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बड़े पैमाने में सरकार की मंशा के अनुसार चलाया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छी पोजीशन पर है। प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और मेरा मानना है कि आज उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे अधिक टीकाकरण वाला देश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शिक्षा नीति है सबसे पहले हमारे वहाँ शुरू हो गई, लागू हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला शिक्षा नीति के आधार पर कार्य प्रारंभ करने वाला देश का विश्वविद्यालय बन गया है। और हमारे कई विश्वविद्यालय के ग्रेडिंग में यहाँ पर स्थान प्राप्त किए हैं। और हम सब जानते हैं कि जो नौकरियां हैं वो युवाओं को देने में हमने भरपूर व्यवस्था करी है। जनपद बाराबंकी में भी आज अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान उपस्थित हुए। प्रभारी मंत्री दारा सिंह ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को योजना के तहत बैग के साथ मुफ्त राशन का वितरण किया, जिसके बाद जिले की सभी 1402 उचित दर की दुकानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को बैग में राशन का वितरण किया गया। इस दौरान प्रत्येक उचित दर दुकान की पर कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन किया गया। कोरोना महामारी के दौरान जिले में 1,13,745 अंत्योदय और 5,33,584 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों यानी कुल 6,47,329 राशन कार्ड धारकों को हर महीने प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। हमारे भारत सरकार उत्तर प्रदेश की योजनाओं का फायदा मिला, लोगों ने दिल से उसका बखान किया। इससे लगता है कि प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का फायदा पूरे प्रदेश में आसानी से पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। और चूंकि यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते आप जानते हैं कि बाहर भी कमाने लोग बहुत जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको राशन नहीं मिलता था। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा वन नेशन वन राशन कार्ड, कि जहाँ भी आप रहेंगे, अगर बाराबंकी के लोग अगर कहीं बम्बई में, कोचीन में, बंगलौर में, पंजाब में भी हैं, अगर उनको राशन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी उनको राशन उपलब्ध होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अन्न महोत्सव के दौरान आजमगढ़ जनपद की सभी उचित दर दुकानों पर प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। प्रत्येक उचित दर की दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों को आकर्षक कैरी बैग में 5 किलो अन्न का वितरण किया गया। पूरे जनपद में लाभार्थियों की संख्या 35,29,238 है, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट दिया गया, जिनमें 79 लाभार्थी ऐसे थे जो प्रथम बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त कर रहे थे। हमारा नाम मुन्नर है। हमको फ्री गल्ला मिला है मोदी सरकार से। धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज जनपद शाहजहांपुर में भी नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। अन्न महोत्सव की जनपद के नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ आयोजित कार्यक्रम में अन्न वितरण करके शुरुआत की। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के मुफ्त में दिए जा रहे राशन कार्यक्रम की सराहना की।
हम लोगों को मुफ्त मिल लिया, मतलब एक चीज़ है जो हम गल्ला में फ्री मिल लिया है, आराम से मिल लिया है, कोई परेशानी नहीं है, खाने को सही से मिल लिया है और यह है मोदी तरफ से फ्री आ रही है। हमारा नाम अशफाक अली है, मैं जंगला मोहल्ला, और हमें राशन जो है वो यूनिट के हिसाब से मिल गया, फ्री मिल रहा है। हाँ, और मोदी जी का बड़ा एहसान है जो ये सब कुछ हो रहा है, और इससे जो है कि बड़े हम लोगों को राहत मिल रही है। जनपद सुल्तानपुर में आज अन्न महोत्सव पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1090 सरकारी दुकानों से 65,000 लाभार्थियों को राशन का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिले के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की लाभार्थी बबीता यादव से सीधा संवाद कर जमीनी हकीकत को परखा। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विकास हेकाली झिमोमी, जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा समेत बड़ी संख्या में अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिले भर में जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जगह जगह पर लाभार्थियों को राशन का वितरण किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिस पर करीब 2,94,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का प्रयागराज से जुड़े शिक्षा विद्वानों ने स्वागत करते हुए कहा कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी तथा आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास होगा। इसके अलावा कैबिनेट में त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी मिलने से कानून के जानकार विद्वानों ने इसे महिलाओं के सम्मान में लिया महत्वपूर्ण फैसला बताया। इसकी स्थापना से महिलाओं और बच्चों के साथ गठित होने वाले यौन अपराध पर न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द मिल जाएगा। खासकर दुष्कर्म के मामलों में पीड़िताओं को त्वरित न्याय मिल पाएगा। समग्र शिक्षा अभियान 20 जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट को जिसे कल मंजूरी मिली है, वह एक अत्यंत सराहनीय सरकार का प्रयत्न है, क्योंकि भावी भारत का निर्माण करने वाले छात्र और छात्राएं, उनमें सामर्थ्य का सृजन हो, उनका समेकित विकास हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है। इस समग्र शिक्षा अभियान जो दूसरा चरण है, उसका मैं एक शिक्षाविद होने के नाते बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि इससे करोड़ों छात्रों को, स्कूली शिक्षा से संबंधित करोड़ों छात्रों को बहुत अधिक मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं, बाल वाटिका की बात की गई है, उनको उनकी शिक्षा को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए खिलौनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। आंगनबाड़ी को भी इंक्लूड किया गया है। साथ साथ जो विकलांग बालिकाएं हैं, उनको एक अतिरिक्त सहायता की बात की गई है। शिक्षक प्रशिक्षण की बात की गई है कि जो आंगनबाड़ी को भी प्रशिक्षित किया जाएगा तथा अलग से भी शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बहुत अच्छी पहल है। नई शिक्षा नीति, सरकार की जो ये कदम उठाया नई शिक्षा नीति के संबंध में, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और इससे विश्वविद्यालय शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तीनों में ये आमूलचूल परिवर्तन होगा और ये इससे बच्चों का जो डेवलपमेंट होगा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जो हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा है, इसमें अब बच्चे जो ग्रेजुएशन करेंगे, फर्स्ट ईयर में उनको सर्टिफिकेट की डिग्री, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा की डिग्री और थर्ड ईयर में पीजी डिप्लोमा की डिग्री होगी और फाइनल ईयर में उनको पूरी डिग्री मिलेगी। अगर बीच में बच्चा किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता तो उसकी एक हाथ में एक डिग्री जरूर होगी। ये सरकार का सबसे सराहनीय कदम है और बच्चों के डेवलपमेंट के विषय में ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम होगा। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के साथ हुए दुराचार के मामलों की सुनवाई को लेकर बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले 2 साल तक और चलाए जाने का फैसला किया गया है। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत प्ले स्कूल और आंगनबाड़ी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल होंगे और शिक्षकों को उसी के अनुरूप प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन फैसलों के बाद लखनऊ के प्रबुद्ध जनों और महिलाओं ने इन फैसलों का स्वागत किया है। लखनऊ की शिक्षाविद महिलाओं ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को 2023 तक चलाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इनके चलने से और दुराचार के मामलों में जल्दी फैसला आने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में डर बैठेगा और इन मामलों में निश्चित तौर पर कमी आएगी।
देखिए, बिल्कुल सही फैसला किया है सरकार ने। पहले जब ये चीज़ बनाई गई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी इन केसेस को, जो फीमेल और बच्चों के अगेंस्ट जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, इस केसेस को लेंगे, तो तभी इसका बहुत स्वागत किया गया था। और अगर इसको एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ आए दिन बढ़ रही हैं। इस नीति के बारे में मेरा यही कहना है कि ये बच्चों के विकास में सहयोगी साबित होगी, और जो इन विद्यालयों में प्ले स्कूल की शुरुआत की जा रही है, ये एक नया और बहुत अच्छा कदम है। इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी और एक उनको माध्यम मिलेगा। अभी तक इन बच्चों के लिए प्ले ग्रुप के लिए कोई उचित माध्यम नहीं था सरकारी संस्थानों में। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य कदम है कि जो सरकारी विद्यालयों में ये प्ले स्कूल खोलने जा रहे हैं, इससे गरीब बच्चों का, जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में अधिक फीस दे करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका यदि प्ले स्कूल हमारे सरकारी विद्यालयों में खुल जाता है तो कम खर्च में, कम पैसे में वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी देखरेख ठीक से हो सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज हरदोई में उड़ान कार्यक्रम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। राज्यपाल ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने का काम कर रही है, इससे गरीब और अमीर की खाई को कम किया जा सके। गांव-गांव, खेत-खेत सब जगह परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैविक खेती के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पादन के साथ बाजार मिलने की भी अब जरूरत समझी जा रही है। उन्होंने कहा समाजसेवी संस्थाएं मिलकर सरकार के कार्यों में सहयोग कर रही हैं। हरदोई के सर्वोदय आश्रम द्वारा संचालित किसानों की आर्थिक आमदनी को बढ़ाने के लिए चलाए गए ऊसर सुधार कार्यक्रम की उन्होंने प्रशंसा की। हैंडलूम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको यदि चाहते हैं हम एक ही ड्रेस खरीदिए, एक ही चादर खरीदिए, खादी खरीदने के लिए प्रयास कीजिए, तो एक ड्रेस खरीदिए या तो कुछ और खरीदिए, तो ऑटोमेटिक हम गरीब परिवार को उठा रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं। गरीबाई की जो खाई है वो खाई कम हो जाएगी। भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी अजीत सिन्हा ने आज भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने दूरदर्शन समाचार को बताया कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं असीम हैं। इसको देखते हुए IRCTC की ओर से कई धार्मिक यात्राओं के पैकेज चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण बंद चल रही तेजस एक्सप्रेस आगामी 7 अगस्त से शुरू की जा रही है, जिससे लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव और कानपुर के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि रेल यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा और सीटों की क्षमता के अनुरूप 50% यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। इसी के तहत कैटरिंग और टूरिज्म बिजनेस और ख़ास तौर से यूपी में इसका फैलाव है। यूपी के ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसका फैलाव है, क्योंकि पूरा NCR, पूरा NER और नॉर्दर्न रेलवे का लखनऊ डिवीज़न इसके जुरिडिक्शन में आता है। तो ऐसे स्थिति में जो भी खान पान की व्यवस्था है, जो भी टूरिज्म से संबंधित इसके कार्यकलाप हैं, और साथ में जो नई गाड़ियां, प्राइवेट ट्रेन जो चलाई गई हैं, जैसे कि लखनऊ से तेजस एक्सप्रेस जो दिल्ली तक पहुंचती है और बनारस से महाकाल एक्सप्रेस चलाई गई थी। कोविड काल में इन्हें बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से इनकी शुरुआत की जा रही है। तो अभी तेजस एक्सप्रेस हम अगले 7 तारीख से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कोविड के माहौल में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ इसमें जर्नी इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में आज समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली गई। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय से हजारों समर्थकों के साथ जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा की। यात्रा से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है और जनता 2022 में इसका जवाब देगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। संस्थापक जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। जीवन भर समाजवादी सिद्धांतों के साथ खड़े रहे। जब कभी समाजवादी पार्टी पर संकट आया
वो सामने खड़े हो गए, उन संकटों का मुकाबला किया। आज हम समाजवादी उन्हीं के रास्ते पे चल करके प्रदेश को एक नई दिशा, प्रदेश को नई उम्मीद लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाल बना करके जनता को राहत देना चाहते हैं। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। प्रधानमंत्री ने कहा, दिवाली तक गरीबों को योजना के तहत मिलेगा अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ पीएम के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में 15 करोड़ लाभार्थियों को योजना के तहत निःशुल्क मिल रहा है राशन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हरदोई में उड़ान कार्यक्रम पर आधारित प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने का कर रही है काम। और प्रदेश के 9 जनपदों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला शेष नहीं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले आए सामने। 56 मरीज हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अन्न महोत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा टीवी प्रसारण के माध्यम से कार्ड धारकों से संवाद स्थापित किया गया। साथ ही प्रत्येक उचित दर दुकान का शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए बैगों में निःशुल्क खाद्यान्न कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया गया। नगर पालिका परिषद मल्लावा हरदोई अंतर्गत नगरीय क्षेत्र खाद्य विभाग द्वारा आर.के. पैलेस मल्लावा में सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्रीमती डिम्पल वर्मा IAS प्रमुख सचिव युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी हरदोई अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य ग्राम शाहपुर गंगा बरुहावा आदि में भी निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में अतुल प्रकाश श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश, जिला अर्थ संख्या अधिकारी हरदोई राजीव यादव, तहसीलदार बिलग्राम अरविंद मिश्रा, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक मल्लावा संतोष वर्मा, आपूर्ति निरीक्षक बिलग्राम, सभासद नगर पालिका सहित नगर पालिका नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। ग्वालियर 5 अगस्त 2021 हमारे प्रयास और सेवाएं ऐसी हैं जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों में भरोसा कायम हो और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें ना रहें। प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए कटिबद्ध है, इसीलिए जरूरतमंदों को राहत देने में कोई ढिलाई ना हो। इस आशय के निर्देश जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने राहत और बचाव कार्य से जुड़े अधिकारियों को दिए। सिलावट गुरुवार की सुबह बाढ़ प्रभावित परिवारों से रूबरू होने पहुंचे। प्रभारी मंत्री सिलावट ने डबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत पिछोर में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट की। इस शिविर में लिधोरा और उससे जुड़े दयादीन बाथम का डेरा के बाढ़ प्रभावित लोगों के अस्थायी आवास व भोजन की व्यवस्था की गई। सिलावट ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट कर उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवारों को 50 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया कराएगी। साथ ही जिनके घर व अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसका सर्वे कराकर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आर्थिक राहत मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सिलावट ने SDM सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित हर परिवार को दिन के भीतर
50 किलोग्राम खदानें उपलब्ध कराने का प्रयास करें। साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर पूरा करें, जिससे प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके। सिलावट ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर से जल्द दुरुस्त विद्युत सप्लाई बहाल करने पर भी विशेष बल दिया। नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। प्रकाश नाथ आज हरदोई समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी चिंतक ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, जीतू पटेल, साइकिल यात्रा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष व्यापार विधायक सरहनपुर संजय गर्ग, पूर्व सांसद उषा वर्मा, पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी के नेतृत्व में विशाल समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली गई। सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू सपा कार्यालय से करीब 1000 साइकिल यात्रियों के साथ विशाल साइकिल यात्रा लेकर निकले। सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, जीतू पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस अत्याचार, किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं के प्रति शोषणकारी नीतियों और लोकतंत्र विरोधी बीजेपी सरकार के विरुद्ध व सपा सांसद आजम खां पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली गई। सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, जीतू पटेल ने कहा, बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान, मजदूर सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, महिलाओं, बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बीजेपी सरकार सपा सांसद आजम खां व उनके परिवार को फर्जी केस में फंसाकर उन पर अत्याचार कर रही है। साइकिल यात्रा सपा कार्यालय से नुमाइश चौराहे, डीएम चौराहे, पिहानी चुंगी, अब्दुलपुरवा चक, चरोली, प्रेम नगर, अनग बेहटा होते हुए शाहजहाँपुर रोड होते हुए वापस सपा कार्यालय पर समापन हुआ। सपा कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, जीतू पटेल, पूर्व सांसद उषा वर्मा, पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी ने समाजवादी चिंतक ज्ञानेश्वर मिश्रा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान 2 को मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 2.94 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समग्र शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान 2 पर जैसा हमने बताया 2.94 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस राशि में जो केंद्र का हिस्सा है वो 1.85 लाख करोड़ रुपए होगा। इसके दायरे में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे। समग्र शिक्षा अभियान 2 योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा और रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के विस्तार के तहत स्कूलों में ऐसा समावेशी और खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है जो अलग अलग पृष्ठभूमियों, एक तरह से बहुभाषी जरूरतें जो हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा और बच्चों की अलग अलग अकादमिक क्षमताओं का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से बाल वाटिका स्थापित करने के साथ ही शिक्षक पाठ्य सामग्री यानी TLM तैयार किया जाएगा। साथ ही स्मार्ट कक्षा की भी व्यवस्था होगी। समग्र शिक्षा अभियान का दायरा बढ़ाते हुए विशेष सहायता की जरूरतों वाली बालिकाओं के लिए अलग से मानदेय की व्यवस्था, सीखने की प्रक्रियाओं की निगरानी, शिक्षकों की क्षमता के विकास और प्रशिक्षण कार्य पर खास जोर रहेगा। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का दायरा बढ़ाने, उनका उन्नयन और एक तरह से होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की प्रक्रिया को लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा। और अब कहीं ना कहीं जो प्री स्कूल हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। प्ले स्कूल भी एक तरह से हमें देखने को मिलेंगे इस अभियान के दायरे में। क्या खास बातें हैं समग्र शिक्षा अभियान 2 की, इसके तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। प्रोफेसर सरोज शर्मा हैं, चेयरपर्सन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग,
साथ ही मेरे साथ है हर्षित मिश्रा, डिप्टी एडवाइजर एजुकेशन नीति आयोग। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हर्षित जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा समझना चाहूंगी, देश में बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यानी राइट टू एजुकेशन है। कैसे यहाँ अगर हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो अब इसका विस्तार करके समग्र शिक्षा अभियान 2 की तरफ हम बढ़े हैं। देश में शिक्षा की अवधारणा में ये महत्वपूर्ण बदलाव है। समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार और भारत की कैबिनेट ने भारत के करोड़ों बच्चों को दिया है। इसमें नीति आयोग ने भी काफी सारा काम किया है। हमने इसका EFC लेवल पर काफी अप्रेजल और काफी सारे सुझाव दिए थे और मुझे ये बताते हुए काफी हर्ष महसूस हो रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नीति आयोग के लगभग समस्त सुझावों को माना गया और भारत सरकार ने इस पूरे अभियान को, इस पूरी समग्र शिक्षा योजना को कल अंतिम रूप से अपनी मंजूरी प्रदान की। इसके लिए एक बार पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, जैसा आपने कहा, जो आपका प्रश्न है, तो थोड़ा सा हमें ये जानना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे समग्र शिक्षा अभियान का लैंडस्केप क्या है। ये समग्र शिक्षा अभियान कितने बड़ी स्केल को डील करता है। तो जैसा आपने बताया, ये हमारे देश के 15 करोड़ बच्चों के लिए एक योजना बनाई गई है और जो कि लगभग 12 लाख स्कूलों में, 12 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फैले हुए हैं और जिनको पढ़ाने के लिए लगभग 57 लाख टीचर उसमें लगाए गए हैं, जो उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते हैं। देखिए, जब हम भारतीय शिक्षा जगत की बात करते हैं तो ये बहुत ही एक विशेष क्षेत्र हो जाता है और जैसा मैं पहले भी कई बार आपके दर्शकों को बता चुका हूं, अगर हम पूरे भारतीय शिक्षा जगत की बात करें, इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को ऐड करें तो लगभग 33-34 करोड़ की एक संख्या हो जाती है। और अगर इसकी तुलना हम अमेरिका से करें तो अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी जनसंख्या लगभग 33 करोड़ की है। तो भारत का सारा शिक्षा जगत अमेरिका की पूरी जनसंख्या के बराबर है। हमें किसी भी योजना, किसी भी स्कीम के बारे में बात करते हुए उसके आकार पर, उसके स्केल पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जहां तक समग्र शिक्षा अभियान की बात है तो ये बिल्कुल स्कूल एजुकेशन को एक हॉलिस्टिक वे में, इसका नाम है समग्र शिक्षा, ये स्कूल एजुकेशन को एक हॉलिस्टिक वे में देखने का प्रयास करता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 2018 से पहले हमारी 3 अलग अलग स्कीम्स चलती थी, जिसमें एक सर्व शिक्षा अभियान था, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था और एक स्कीम थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन। 2018 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि चूंकि तीनों ही स्कीमें विद्यालयी शिक्षा को देखती हैं, स्कूली शिक्षा को देखती हैं, तो अब हमें स्कूली शिक्षा को हॉलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। तो वर्ष 2018 में इन 3 स्कीमों, जिसका मैंने नाम लिया, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके एक समग्र शिक्षा नाम से योजना बनाई गई और वही योजना, उस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए, जैसा आपने बताया, कैबिनेट ने अपनी अनुमति प्रदान की है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का व्यय इसमें अगले 5 वर्षों में होने वाला है और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1,90,000 रुपए का व्यय किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर सरोज शर्मा, जो बड़ी बातें हैं अभी हमें हर्षित मिश्रा जी ने बताई हैं, अगर मैं इसके अलग अलग पहलुओं पर एक एक करके बात करूं तो अब एक जो बड़ा, एक तरह से जो खास बात नजर आ रही है वो ये है कि सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल हमें दिखाई देंगे, यानी 3 साल की उम्र से लगभग बच्चा जो है वो स्कूल में सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकेगा। ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक तरह से प्ले स्कूल और साथ ही आंगनबाड़ी को एक तरह से जो औपचारिक रूप दिया जा रहा है, ये कितना बड़ा बदलाव होगा? जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहल हुई है और जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो इन्हीं की अनुशंसाओं के आधार पर है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अनुशंसाएं हैं वो बड़ी वैश्विक परिदृश्य में है। जो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनेस्को का है उसकी बात है। और उसके बाद जब हम किसी भी शिक्षा की बात अगर करें तो एक डिवाइड है, वो चाहे पब्लिक स्कूल रहे या जो सरकारी स्कूल रहे, कहीं ना कहीं परिलक्षित होता था। बहुत दिनों से ये व्यवस्था चली आ रही थी, वर्षों ये व्यवस्था चली, जहाँ पे सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शिक्षा दे रहे थे और दूसरी जो विद्यालय थे, जो जिन्हें हम सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल या पब्लिक स्कूल का नाम देते हैं, हालांकि पब्लिक स्कूल वो गलत देते हैं अपना नाम,
तो वो जो व्यवस्था चली आ रही थी, किंडरगार्टन की व्यवस्था वो वहां पर थी, कहीं न कहीं ये महसूस किया जा रहा था कि जो 3 से 18 वर्ष की शिक्षा का जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, और उसमें जो बात है कि 5+3+3+4 वाला प्रावधान है कि विभिन्न चरणों में शिक्षा दी जाए, उसमें इस वर्ग को जोड़ना बहुत आवश्यक था और सभी स्तरों को जिससे सब एक लेवल में लाया जाए। आमतौर पे ये वाली जो व्यवस्था थी वो राज्य सरकारों में थी, जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी राज्य सरकार के साथ थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बात करती है 3 वर्ष से आगे की, तो इसमें उनको जोड़ना आवश्यक था और इसीलिए महसूस किया गया कि ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तरों पे, जिला स्तर पे हम इन आंगनवाड़ी और बालवाड़ी को मजबूत करें और न केवल इन बच्चों को वो शिक्षा दी जाए, खेल खेल में शिक्षा दी जाए, खिलौनों के द्वारा शिक्षा दी जाए, और वो भी एक जो व्यवस्थित रूप से शिक्षा जो विभिन्न चरणों में बटी हुई थी एक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाए। तो बाल वाटिका का प्रावधान और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी और बालवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी प्रावधान, ये सारी चीजें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। देखिए, किसी भी शिक्षा व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो जब गवर्नेंस की बात होती है तो सबसे बड़ी बात होती है फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके साथ होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। इन तीनों को अगर आप ठीक तरीके से संयोजित कर लें, संगठित कर लें, तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। तो ये जो समग्र शिक्षा अभी आई है, जो हमें परिलक्षित हो रही है, इस पे काम बहुत हो रहे थे। जैसे मुझसे पूर्व जो वक्ता है उन्होंने भी बताया कि 2018 से पहले 3 तरीके की व्यवस्थाएं लाई गई थी और समग्र शिक्षा उस होलिस्टिक अप्रोच की बात करती है। हर एस्पेक्ट को छूना, शिक्षा के हर महत्वपूर्ण बिंदु को छूना, उसका विकास करना और इस नीति के लक्ष्य तक पहुंचना। तो जो हम 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बात करती है, अभी जो अगले 5 वर्ष का जो पड़ाव है, पहला चरण काफी हद तक मुझे लगता है इस नीति के क्रियान्वयन में लाभप्रद होगा, योगदान देगा, और बहुत सारी बिंदुओं को जिस तरीके से छुआ गया है और विभिन्न भागों के लिए हमने विभिन्न मदों में इन चरणों में बात की है कि उसमें किस तरीके से वित्तीय अनुदान रहेगा, उसमें आंगनबाड़ी और बाल वाटिका की जब आप बात कर रही हैं तो वो एक शुरुआत होगी। इन सभी चरणों को मुख्य धारा में, एक धारा में लाना, जिससे शिक्षा में समग्र रूप से एक समग्रता आ जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से जुड़ेंगे और उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, ग्रासरूट लेवल से जोड़ना ये मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी एक हिस्सा है हर्षित। जब हम बात करते हैं शिक्षा को हर एक स्तर तक पहुंचाना, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं या फिर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर शर्मा ने भी किया, ये तमाम आयाम हैं जिन्हें ध्यान रखना होगा। और समग्र शिक्षा अभियान की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तमाम पहलू उसमें हमें समाहित होते दिख भी रहे हैं। लेकिन पहले मैं समझना चाहूँगी समग्र शिक्षा अभियान का जो पहला पड़ाव था उसमें किस तरह के हमें रिजल्ट देखने को मिले, कितना सुधार हमें देखने को मिला, और अब जब हम समग्र शिक्षा अभियान 2 की बात कर रहे हैं तो कैसे ये कोशिश की जाएगी कि जो ग्रास रूट लेवल है, जो ग्रामीण इलाका है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने यहाँ पर उठाया है कि समग्र शिक्षा जिसको हम 1.0 कह लें, उसमें क्या हुआ, और ये जो समग्र शिक्षा 2.0 अगर इसे कहा जाए या आपने द्वितीय चरण कहा, तो वो उससे कैसे भिन्न होगा। तो इसका थोड़ा सा रेफरेंस मैं समग्र शिक्षा से पहले जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था वर्ष 2001 में, वहां से जब हम चले तो हमने पाया कि सर्व शिक्षा अभियान ने जो भारतवर्ष के बच्चों को दिया वो उन्होंने दिया एक्सेस। सर्व शिक्षा अभियान से पहले हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता था एलिमेंट्री लेवल का, जिससे हम किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में उस जिले, राज्य या देश के एनरोलमेंट लेवल को चेक करते हैं, वो काफी कम होता था। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान की ये सफलता रही कि देश का जो एनरोलमेंट था वो यूएन एसडीजी लक्ष्यों के टारगेट से भी ज्यादा, मोर देन 100%, 104, 1010, 1015, 115, 120 के एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमने सर्व शिक्षा अभियान में प्राप्त किए। तो सर्व शिक्षा अभियान ने हमें 2 चीज दी।
उसने हमें एक्सेस दिया, उसने हमें रिटेंशन दिया और उसने एलिमेंट्री लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश में स्कूल खोले गए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो अपर प्राइमरी स्कूल हो। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत पूरे देश में भारत सरकार ने, सारी राज्य सरकारों ने हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल और हर 3 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को सुनिश्चित किया। अब सर्व शिक्षा अभियान से जब हम समग्र शिक्षा अभियान में पहुंचे तो वहां पर भारत सरकार के नीति नियंताओं ने ये पाया कि हमने एक्सेस दे दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, अब जिस पर काम करना है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। तो समग्र शिक्षा अभियान 2018 से जहां से प्रारंभ हुआ, उसने सर्व शिक्षा अभियान के सारे इंटरवेंशंस को लिया, लेकिन उसने वहां पर कहा कि अब शिक्षा की गुणवत्ता पर कार्य करना है। सबको शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं होगा, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना पर्याप्त होगा। तो मुझे लगता है समग्र शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य है भारत के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और जब आपने, जैसा आपने प्रश्न में कहा कि जो समग्र शिक्षा 2.0 जैसे मैं कह सकता हूं, उसका प्रमुख वहां से समग्र शिक्षा 1.0 और 2.0 में डिफरेंस क्या है, तो जैसा मेरी पूर्व वक्ता शर्मा मैडम कह रही थी कि समग्र शिक्षा 2.0 जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है, ये पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को इंगित करता है और उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से आत्मसात करता है। ये भारत सरकार का समग्र शिक्षा अभियान 2.0 विल बी द मेन व्हीकल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो हमारा अभियान है, ये NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने का, आपने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी हमारे पास है, उसका दस्तावेज है, उसकी सारी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी, उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्कूल एजुकेशन में ये एक प्रमुख व्हीकल बनने जा रहा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो, जैसा मैंने कहा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिया गया है, लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम को दिया गया है और फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी FLN, जिन FLN दक्षताओं की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है, समग्र शिक्षा अभियान उसको विस्तार करता है। और समग्र शिक्षा अभियान ये कहता है कि कक्षा 3 से क्लास 3 से क्लास 9 तक के बच्चों में जो एक मिनिमम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज को हमें पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करना है, उनमें उसको जगाना है ताकि हमारे बच्चे सक्षम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। तो मुझे लगता है कि समग्र शिक्षा अभियान का पूरा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर रहने वाला। ठीक है, और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं प्रोफेसर शर्मा, तो हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी बात इसमें आती है, जो हमारे टीचर्स हैं वो, उनको किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो हमारे टीचर्स, वो शिक्षक कितना तैयार हैं बच्चों को इस तरह की, एक तरह से हम कहें 21वीं सदी की एजुकेशन देने के लिए। तो ये कितना बड़ा पॉइंट है और इसका ध्यान कैसे रखा जा रहा है समग्र शिक्षा अभियान 2 के अंतर्गत और सुधार के लिए? देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी की बात जैसे अभी कही मुझसे पूर्व वक्ता ने, उसके साथ साथ मैं बात इसमें करना चाहूंगी, इसमें स्किल डेवलपमेंट की भी बात है। और उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता की भी बात है। जब ये बात करती है कि वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए, साथ ही साथ फाउंडेशनल लिटरेसी इसमें भी हो, न्यूमरेसी भी हो, बच्चे को अक्षर ज्ञान तो हो, अंकों का प्रारंभिक ज्ञान भी हो, उसके साथ गुणवत्ता भी हो। जब हम इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं, इतना हम फंड दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्वालिटी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ये शिक्षा पे हमने सारी व्यवस्थाएं तो बना ली, मगर इनको शिक्षक कैसे हो, कौन इन बच्चों को शिक्षा देगा, तो वो जो शिक्षकों का जो सोचना है, शिक्षकों के बारे में कैसे शिक्षक हो, किस तरीके से शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाए और जो ज्ञान है वो कैसे इन विद्यालयों में पहुंचाएं, वो भी समग्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। कुछ ही दिनों पहले निपुण भारत की बात हुई कि कैसे हम शिक्षा को प्रदान करें, उसके विभिन्न एलिमेंट्स की हम बात करें, जिसमें लिटरेसी की भी बात हुई, कैसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दें, उसके बाद विभिन्न पड़ावों में पढ़ें। निष्ठा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण की बात है, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, NCERT के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कैसे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो विभिन्न बातें हैं, जो पाठ्यक्रम है, उनकी बात पहुंचाए। CBSE है या मेरा जो संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, हम सभी व्यवसायिक शिक्षा पे भी बहुत काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पहले कन्वेंशनल एजुकेशन होता था और अब जो व्यवसायिक शिक्षा है उसको
को हम कैसे इंटीग्रेट करें जिससे कौशल का विकास हो, लेकिन ये कौशल कैसे विद्यार्थियों में पैदा हो जिससे रोजगार परक शिक्षा आए। निश्चित रूप से ये जिसमें जो घोषणाएं की गई हैं शिक्षकों की और शिक्षकों के प्रशिक्षण की, साथ ही साथ उनकी शिक्षा की, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे इससे। ठीक है। और हर्षित मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें उदाहरण देकर भी बताएं। जब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कौशल विकास की बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों का विभिन्न कौशल से परिचय कराया जाएगा, जबकि 9 से 12वीं के बच्चों में उनकी रुचि, जो उनका इंटरेस्ट होगा, उसके कौशल के प्रति फोकस किया जाएगा, ये काम कैसे होगा। और जब ये हम कोविड की चुनौतियों के बीच हम समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो कितना बड़ा है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे ग्रामीण इलाकों में भी रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कैसे काम आगे बढ़ेगा? जी प्रीति जी, बिल्कुल आपका स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मैं, चूंकि आपने टीचर ट्रेनिंग की बात इससे पहले की और मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा टीचर ट्रेनिंग के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ क्रांतिकारी कार्य हो रहा है तो ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत सरकार ने 4 गुना ज्यादा स्पीड से सिर्फ 5% कॉस्ट पे 25 लाख टीचरों को ट्रेनिंग दिया है। अभी वर्ल्ड बैंक के आयोजन में एक निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा था, तो उसमें करीब 20 से ज्यादा देशों ने हमारे निष्ठा के ऑनलाइन मॉड्यूल में अपना इंटरेस्ट दिखाया। वो कंट्रीज ये चाहते हैं कि भारत सरकार उनको ये निष्ठा का ऑनलाइन मॉड्यूल दे ताकि वो निष्ठा के ऑनलाइन मॉड्यूल से अपनी कंट्री के भी टीचरों को केवल 5% कॉस्ट पर टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया और नीति आयोग ने भी उसको अपना पूरा समर्थन प्रदान किया और इसलिए ये आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। दूसरा जो आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी जो दीक्षा ऐप जिसकी मैंने बात की थी, वो दीक्षा ऐप अपने आप में होलिस्टिक है। उससे आप ऑनलाइन एजुकेशन भी कर सकते हैं, उससे आप टीचर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो दीक्षा ऐप के माध्यम से हर राज्यों के, हर जिलों के बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसका छोटा सा डेटा मेरे पास है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग जब से ये कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से दीक्षा में लगभग 16 बिलियन पेज हिट हो चुके हैं। 16 बिलियन, लगभग 2 बिलियन के आसपास जो है वो लर्निंग सेशंस हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स दीक्षा ऐप पर कर चुके हैं और लगभग 20 बिलियन मिनट्स का, आई एम अगेन रिपीटिंग, 20 बिलियन मिनट्स का जो लर्निंग मटेरियल है वो दीक्षा पर अवेलेबल है। तो इट्स ह्यूज। तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग काफी सारा काम कर रहा है कि हमारे बच्चे किस तरह से ये जो पेंडेमिक है इससे कैसे निपटें और उनके लर्निंग लॉसेस ना हो और वो सुचारू रूप से अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को लो टेक डिवाइसेस से, हाई टेक डिवाइसेस से कैसे ना कैसे करके, पेंडेमिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ, पहले किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार ने इन सिस्टम्स को डेवलप किया है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो कैसे भी करके कंटिन्यू बना रहे। जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात आपने की है, तो पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इस विचार के साथ आई है कि स्किल डेवलपमेंट को हमें शिक्षा में इंटीग्रेट करना होगा। स्किल डेवलपमेंट कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, कोई को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से करिकुलर एक्टिविटी है। ये आपका करिकुलर है, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद द करिकुलर ऑफ द चिल्ड्रन बाय द एससीईआरटी, बाय द एनसीईआरटी। तो बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट को लेकर के समग्र शिक्षा पूरी तरह से काम कर रहा है और इसमें जो वोकेशनल एजुकेशन स्कीम है जो क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एड्रेस करती है, उसको लेकर के इसमें तमाम सारे फ्रेमवर्क्स और रोड मैप बनाए गए हैं जो अगले 5 वर्षों में ये सुनिश्चित करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल। आखिर में प्रोफेसर शर्मा, मैं आपसे चैलेंजेस की बात करना चाहूँगी। जाहिर तौर पर एक बड़े ट्रांजिशन का समय है, हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर लगातार जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ कोविड की भी चुनौती है जो हमारे सामने आई है और यह अभूतपूर्व रही है। कुल मिलाकर अभी भी आप देखें तो किस तरह के चैलेंजेस हैं जो दिखाई दे रहे हैं और उस चुनौती से निपटने के लिए कितना तैयार हैं हम? देखिए, अभी आप ऑनलाइन शिक्षण की बात कर रही थी। मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही हूँ और पिछले 1 साल से
जो शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में और NIOS की जो पहल रही है वो हिट होने की, जैसे अभी बात कर रहे थे मिश्रा जी की, वहां पे किस तरीके से दीक्षा ऐप पे हिट हुआ। एक प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल है और वो हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम उसके प्रसारित होते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम, और ये कक्षा 1 से लेके 12 तक के लिए, हर कक्षा के लिए एक डिवोटेड चैनल है। इस पे 8 घंटे के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, वो तो लाभान्वित हुए लाखों की संख्या में, प्रतिदिन उन्होंने पढ़ा कोविड पीरियड में। उसके साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हम रोज 1 घंटे का साइन लैंग्वेज में कार्यक्रम करते हैं। जो डेफ बच्चे हैं, जो नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज है। साथ ही साथ हमारे 103 वोकेशनल कोर्सेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के हैं, तो हम वोकेशनल कोर्सेज का भी 1 घंटे का कार्यक्रम करते हैं। चुनौतियों की आप बात कर रही हैं, निश्चित रूप से डिजिटल डिवाइड और ये सब की बातें, NDAR है, आर्किटेक्चर को कैसे हम डिजिटल आर्किटेक्चर को मजबूत करें और हमारे बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाएं, उस पे भी बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। विभिन्न जो ऑटोनोमस बॉडी है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, हम सभी इस चीज में जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगला आने वाला समय है डिजिटल एजुकेशन में पड़ाव दर पड़ाव काम करने में सक्षम होगा। बाकी जो आप देख रहे हैं, जो प्लान्स हैं, जो हमने कक्षा 3 से 12वीं तक का हम देख रहे हैं, उनमें विभिन्न जो समावेशी शिक्षा की भी बात हो रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हुई है, शिक्षकों के वेतन की बात है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी के बाद के भी शिक्षा है, इन सभी मुद्दों पे इसमें चर्चा की गई है ताकि कोई भी क्षेत्र अधूरा ना छूटे। दिव्यांगों की भी बात की गई है और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग की बात की गई है कि न सिर्फ आपने दे दिया सुविधाओं को, ब्लॉक लेवल पे कैसे उप केंद्र स्तर से लेके ब्लॉक लेवल तक, ग्रामीण पंचायत लेवल तक कैसे हम उसकी निगरानी करें, सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, और ये चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ी चुनौती है कि सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करना फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। प्रोफेसर सरोज शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हर्षित मिश्रा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में शामिल होने के लिए। तो समग्र शिक्षा योजना, ये अभियान, इसमें एक तरह से प्ले स्कूल से लेकर अब 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की गई है। बदलते समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है और देश में शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को सुधारने और इसमें बच्चों की पर्सनालिटी के ओवरऑल यानी एक तरह से समावेशी विकास की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में समग्र शिक्षा योजना का विस्तार जाहिर तौर पर कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान देने के साथ ही एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा, जो हर लेवल पर, हर स्तर पर देश में शिक्षा में सुधार की दिशा में बड़ा और अहम कदम साबित हो सकता है। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।